अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बखैर आफियत हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 10 यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैश की मोशन, बाल और बाउल मोशन और साथ ही साथ सादा पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसालें हैं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि इन सब अजसाम के अंदर क्या क्या खसूसियात पाई जाती हैं और साथ ये भी देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस्तेमाल होने वाली अहम इस्तिलाहात कौन कौन सी हैं और उसकी तारीफ किस किस तरह से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सीखने और समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। तो स्टूडेंट्स, फिज़िक्स सीखने का अमल हमारा जारी है और इस अमल में और इस सफ़र के दौरान हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको ज़ेरे बहस हम लाए हुए हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम 3 मिसालें भी देख चुके हैं। पहली मिसाल में हमने स्प्रिंग मैश सिस्टम को देखा, फिर हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम, फिर सादा पेंडुलम की मोशन को, और हमने तीनों में साबित किया कि किस तरह से ये तीनों मोशंस सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसालें हैं। साथ ही साथ हमने स्प्रिंग मैश सिस्टम के टाइम पीरियड और सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड ये देखे, और हमने ये भी देखा कि इन दोनों के अंदर टाइम पीरियड में कौन कौन से अवामिल मुनहसिर होते हैं, कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं। तो अब हम उन चीदा चीदा और अहम खसूसियात की जानिब बढ़ेंगे जो कि हर मोशन के अंदर हमने देखी। वहाँ पे अलग अलग तो जिक्र कर लिया हमने, लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात क्या हैं, 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अगर पूछ लिया जाए तो आपके 2 नंबर पक्के करवाने के लिए मैंने ये अलग से हेडिंग दे दी, ताकि अगर इम्तिहान के अंदर ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाए तो आप परेशान ना हो। मैं सारे का सारा नॉलेज एक ही जगह पे ला के इकट्ठा कर दूंगा, जिससे आपकी तैयारी मज़ीद बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, दोबारा यही नसीहत होगी कि साथ ही साथ जो जो मैं बताता जा रहा हूँ वो लिखते भी जाएं और अपने नोट्स उसी के मुताबिक बनाते चले जाएं, क्योंकि जैसे ही इम्तिहानात का वक्त करीब आता है तो कोई इधर से नोट्स मांग रहा होता है, कोई उधर से नोट्स मांग रहा होता है, और बाज़ औक़ात बल्कि ज़्यादातर दूसरे लोगों के लिखे हुए नोट्स समझ ही नहीं आते। तो आपने नोट्स अपने हाथ से बनाते जाने हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात की जानिब। तो सबसे पहली अहम खसूसियत जो हमने उसकी देखी थी वो ये थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला जिस्म किसी एक ख़ास पॉइंट या जिसे हमने वस्ती पोजीशन का नाम दिया था वो उसके इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है। तो सबसे पहले तो हम ये इसकी खसूसियत लिख देते हैं कि कोई भी वाइब्रेटरी मोशन करता हुआ जिस्म किसी एक खास पोजीशन या पॉइंट के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। ये हो गई जी हमारी पहली हेडिंग। स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट अगर आपको मैं इक्वेशन यानी मसावात की ज़ुबान में समझाऊं तो इसका जवाब आप बड़ी आसानी के साथ दे लेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की बुनियादी मसावात है। अगर ये नहीं होगी तो इसका मतलब है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का वजूद नामुमकिन हो जाएगा। तो चलें इसको अल्फाज का जामा पहनाते हैं। तो हम लिखेंगे कि एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि एक्सेलरेशन की सिमत हमेशा किस जानिब होती है जी? वस्ती पोजीशन की जानिब होती है, वस्ती पोजीशन की तरफ होती है।
तो ये लें, मैंने आपकी आसानी के लिए एक ही इक्वेशन से 2 पॉइंट्स बना दिए। एक इसका पॉइंट ये बन गया, दूसरा इसका पॉइंट ये बन गया। मजीद स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल स्प्रिंग को मैं जितनी ज़्यादा दूर तक लेके जाऊंगा, इसका मतलब ये होगा कि वो वापस आते 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 उतनी ही स्पीड हासिल करेगा, और जैसे ही वो वस्ती पोजीशन से गुजरेगा उसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, और जैसे ही दोबारा इंतहाई पोजीशन तक जाता जाएगा, जाते जाते उसकी स्पीड में वाजिया कमी आना शुरू हो जाएगी। और स्पीड में कमी या तब्दीली को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं हम। तो चलें, एक पॉइंट हम ये भी लिख लेते हैं कि स्पीड सबसे ज्यादा कहां होती है स्टूडेंट्स? मैंने अभी बताया कि वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा से ज्यादा वस्ती पोजीशन पे होती है। स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स लिख लेते हैं, स्पीड या वेलोसिटी सबसे ज्यादा, या ज्यादा से ज्यादा भी आप इसे कह सकते हैं, सबसे ज्यादा किस जगह होगी स्टूडेंट? वस्ती पोजीशन के ऊपर। और सबसे कम कहां पे होगी स्टूडेंट्स? बिल्कुल इंतहाई पोजीशन पे, जबकि इंतहाई पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी या स्पीड सिफर होगी, और सिफर को हम कम से कम भी कह सकते हैं। तो ये लें, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ये भी लिख लिया। आप इसी एक पॉइंट से 2 पॉइंट्स भी बना सकते हैं। किस तरह स्टूडेंट्स? कि स्पीड या वेलोसिटी सबसे ज्यादा वस्ती पोजीशन पे होती है, एक पॉइंट स्पीड या वेलोसिटी इंतहाई पोजीशन पे सिफर होती है। ये नहीं जी, एक ही मतलब है, लेकिन उसके हमने 2 पॉइंट्स बना लिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर स्पीड और वेलोसिटी का हम बता रहे हैं तो हम पे लाजिम है कि एक्सेलरेशन का भी बताएं कि एक्सेलरेशन किस जगह पे सबसे ज्यादा होगा और किस जगह पे सबसे कम होगा। तो वेलोसिटी का उलट हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जब बारी आएगी तो एक्सेलरेशन मैं अब पॉइंट्स की सूरत में लिख रहा हूं, अब आपने इसको खुद अल्फाज का जामा पहनाना है। एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कहां पे होगा? आप बताएं मुझे, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ये होगा किस जगह पे? जी हाँ, इंतहाई पोजीशन पे। क्योंकि ऊपर वाली जो इक्वेशन कह रही है वो ये कह रही है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? डिस्प्लेसमेंट के। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन। और स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन सबसे कम कहां होगा? सबसे कम होगा ये, जी हां, वस्ती पोजीशन के ऊपर। ये लें जी, और ये जो 4-5 खूबियां मैंने आपके सामने लिखी, आपने इसको बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम में आपके 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। मैं साथ ही साथ अंडरलाइन भी करता जा रहा हूं ताकि आप अगर हेडिंग्स बनाकर लिखना चाह रहे हैं तो आपके लिए मजीद आसान हो जाए। किसी खास पोजीशन के इर्द गिर्द ये की पॉइंट्स हैं जी हमारे। अब अगर आपको खसूसियात समझ आ गई तो मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात के बार बार हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो जरा जल्दी से देख लेते हैं। क्या स्टूडेंट्स, हम पहले हेडिंग देंगे किस चीज की? सिंपल हार्मोनिक मोशन की अहम इस्तिलाहात, कि हम कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहला कीवर्ड तो हमने इस्तेमाल किया था वाइब्रेशन का। अब वाइब्रेशन का मैंने जब आपको मतलब समझाया था तो मैंने आपको मिसाल दी थी मोबाइल फ़ोन की वाइब्रेशन की। स्टूडेंट्स वाइब्रेशन फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें कि आपका मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है,
वाइब्रेशन हम कहेंगे कि जब वो चक्कर कंप्लीट करते करते, जैसे ही वो जहां से उसने अपना चक्कर शुरू किया था, फर्ज करें यहां से, तो जैसे ही ये गया वस्ती पोजीशन पे, वस्ती पोजीशन से दोबारा दूसरी इंतहाई पोजीशन, और दोबारा से जब वो इस पोजीशन पे आ गया कि जहां से उसने सफर शुरू किया था उसी मुकाम पे वापस आ गया, तो हम कहेंगे एक वाइब्रेशन पूरी हो गई। दोबारा अगर आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं तो वाइब्रेटरी मोशन करता हुआ जिस्म जब एक मुकम्मल चक्कर ले लेता है तो उसको हम कहते हैं कि ये एक वाइब्रेशन पूरी हो गई। तो चलें इसको अल्फाज का जामा पहनाते हैं। अल्फाज की जुबान में हम इसे कहेंगे कि एक वाइब्रेटरी मोशन करते हुए या एक वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म का एक खास पॉइंट के इर्द गिर्द मुकम्मल चक्कर को वाइब्रेशन कहते हैं। तो ये लें स्टूडेंट्स, मैंने वाइब्रेशन की तारीफ आपके सामने लिख दी, और अगर आप समझना चाहते हैं मिसाल के ज़रिए तो चले मैं आपको स्प्रिंग मैथ सिस्टम की मिसाल देते हुए समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्प्रिंग था, मैंने इस स्प्रिंग को इसकी वस्ती पोजीशन जो कि मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, मैंने इस वस्ती पोजीशन से खींच के इसको किसी इस जगह पे ले गया। जब भी मैंने इसे छोड़ा तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये वापस अपनी वस्ती पोजीशन की जानिब आएगा। वस्ती पोजीशन तक आते आते दोबारा ये दूसरी इंतहाई पोजीशन पे गया। इंतहाई पोजीशन को मैं इस तरह से जाहिर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये लें जी, जैसे ही इस इंतहाई पोजीशन बी से दोबारा ये जाएगा इस जगह पे, और फिर आगे से फिर इस जैसे ही वो इस जगह पे पहुंचेगा तो हम कहेंगे कि इसने एक वाइब्रेशन पूरी कर ली। उम्मीद करता हूं कि वाइब्रेशन की आपको बड़ी अच्छे से समझ आई। मजीद आगे चलते हैं जी टाइम पीरियड पे। स्टूडेंट्स टाइम पीरियड का मैंने पहले बारहा जिक्र किया है, सिंपल हार्मोनिक स्प्रिंग मैथ सिस्टम में भी, और साथ ही साथ सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड को जब मैं बयान कर रहा था तो मैंने वहां जुबानी तो बता दिया था, लेकिन अगर आपसे तारीफ 2 नंबर की पूछ ले तो आप किस तरह से बयान करेंगे ये अभी देख लेते हैं हम। तो देखें जी स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड एक चक्कर का मतलब है यहां से जिस्म शुरू हुआ, ओ पे गया, ओ से बी पे, बी से दोबारा ओ पे, और ओ से दोबारा इस पोजीशन पे जब पहुंचेगा उसे एक चक्कर मुकम्मल करने में जितना वक्त दरकार होगा हम कहेंगे कि ये उस जिस्म का टाइम पीरियड है। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि एक वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म का एक वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन की तारीफ मैं ऊपर कर चुका, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड। ये लें जी, हमने इसकी तारीफ भी लिख ली, लेकिन तारीफ लिखना काफ़ी नहीं है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसके आपको यूनिट्स भी लिखना पड़ते हैं। तो अगर पूछ ले कि टाइम पीरियड का यूनिट क्या है तो स्टूडेंट्स टाइम पीरियड टाइम से अलग थोड़ी ना है। हम मैयर क्या कर रहे हैं, क्या पैमाइश कर रहे हैं, वक्त की ही तो पैमाइश कर रहे हैं। तो अगर वक्त सेकंड में लिया जाता है तो टाइम पीरियड भी स्टूडेंट्स सेकंड में लिया जाएगा, और सेकंड को हम किस तरह से लिखते हैं, छोटे एस के जरिए डिनोट करते हैं इसको। ये लें जी, टाइम पीरियड की तारीफ भी हो गई। मजीद एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो चीज आएगी उसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी का। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का लफ्ज जब जब आपके सामने आए आपके जहन में एक चीज गूंजनी चाहिए, वो हो तादाद।
कितनी तादाद है। अक्सर आप जाते हैं जब डिजिटल मार्केट्स के अंदर, तो आप कहते हैं मुझे इतने फ्रीक्वेंसी का ये इंस्ट्रूमेंट दिखाओ। उसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगी हुई कोई खास मोटर 1 सेकंड में उतने चक्कर कंप्लीट करेगी। ये मैंने क्या बोला, 1 सेकंड में चक्कर, यानी कि वाइब्रेशंस की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टाइम पीरियड को हमने क्या कहा था, जितना टाइम वो लेगा एक वाइब्रेशन करने में। अब इसको अगर उलट करके पढ़ें तो क्या होगा कि 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन करेगा, यहां पे था 1 वाइब्रेशन जितने टाइम में करेगा, अब फ्रीक्वेंसी में 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस करेगा, यानी कि यहां पे नंबर काउंट होंगे 1 सेकंड के अंदर। तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे कि किसी वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म को हम बार बार लिख रहे हैं, तो अब इधर लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली ये कहेंगे कि 1 सेकंड में होने वाली वाइब्रेशंस की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी का भी कोई ना कोई यूनिट तो होगा। अब मैंने कहा है कि ये टाइम पीरियड का उलट है, तो एक तो इसका पहले फार्मूला लिखेंगे और उस फार्मूले से मैं आपको यूनिट बनाना सिखाऊंगा। ये लें जी, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल या टाइम पीरियड का उलट अगर लें तो वो फ्रीक्वेंसी देगा हमें। तो इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके यूनिट की तरफ आए तो देखें टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। और अगर मैं टाइम का यूनिट रिप्लेस कर दूं यहाँ पे तो ये बन जाएगा फी सेकंड। तो यूनिट इसके आगे जी फी सेकंड। लेकिन स्टूडेंट्स ये इसके इंटरनेशनल यूनिट्स नहीं है, एसआई यूनिट्स नहीं है। एसआई यूनिट्स इसके क्या है स्टूडेंट्स, वो हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज किसी साइंटिस्ट, ये जर्मन साइंटिस्ट हैं जिनके नाम के पीछे ये यूनिट रखा गया। चलें, 3 इस्तिलाहात तो हम कर चुके, बढ़ते हैं मजीद अपनी अगली और इस लेक्चर की और सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूज होने वाली आखिरी इस्तिलाह की तरफ। स्टूडेंट्स, उसका नाम है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का अगर आपको याद हो तो मैंने पहले ही लेक्चर में जिक्र किया था। स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड क्या होता था, एम्पलीट्यूड मैंने कहा था कि वस्ती पोजीशन से इंतहाई पोजीशन तक ज्यादा से ज्यादा फासला या तय करदा फासला, उसको मैं एम्पलीट्यूड कहूंगा। तो एम्पलीट्यूड की अगर आपसे कहा जाए कि तारीफ लिखें तो तारीफ आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि वस्ती पोजीशन से इंतहाई पोजीशन तक का फासला एम्पलीट्यूड कहलाता है। जी स्टूडेंट्स, अब चूंकि फासला है और फासले के यूनिट्स क्या होते हैं, जी हाँ मीटर, तो एम्पलीट्यूड के यूनिट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इसके यूनिट्स आएंगे मीटर। और मीटर को लिखने का तरीका छोटा m लिख दिया जाए तो इसको समझा जाता है कि ये मीटर लिखा गया है। स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड के रिलेटेड एक बहुत अहम सवाल भी देख लेते हैं और ये बहुत दफा इम्तिहानात में पूछा भी जा चुका है। सवाल वो ये पूछता है कि एक वाइब्रेशन के अंदर जिस्म कुल कितना फासला तय करेगा। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि ये मेरे पास कोई एक सिंपल पेंडुलम है। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस सिंपल पेंडुलम में चाहता हूं कि कोई ना कोई मोशन आए तो मुझे कोई ना कोई बैरूनी फोर्स लगा के इस तक ले जाना पड़ेगा, पोजीशन ए तक। अब अगर मैं इसे पोजीशन ए से छोड़ता हूं तो अपनी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस अपनी वस्ती पोजीशन की जानिब आएगा। वस्ती पोजीशन से आगे चूंकि इनर्शिया है इसके अंदर, इनर्शिया की वजह से ये अपनी मोशन दूसरी पोजीशन, जिसको मैं फर्ज करें बी का नाम दे देता हूं, इसको ओ का नाम दे देता हूं और इसको ए का नाम देता हूं। ए और बी दो इंतहाई पोजीशंस हैं।
तो जैसे ही वो वस्ती पोजीशन से बी तक का सफ़र जारी रखेगा तो ये क्या करेगा, बी पे पहुंच के कुछ देर के लिए रुकेगा, बी से दोबारा ओ पर और ओ से दोबारा ए पर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है कि एक चक्कर में वो कितना फासला तय करता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वस्ती पोजीशन से इंतहाई पोजीशन तक के फासले को मैं नाम देता हूं एक्स का। अब जैसे ही वो ए से दोबारा ओ तक आएगा, एक एक्स का डिस्टेंस, ओ से बी तक का जाएगा 2x, बी से ओ की तरफ आएगा तो तीसरा x भी शामिल हो जाएगा, और जैसे ही ओ से दोबारा ए की जानिब आएगा तो चौथा x भी शामिल हो जाएगा। यानी कि अपनी एक वाइब्रेशन के दौरान वो 4x फासला तय करता है। तो हम कहेंगे कि एक वाइब्रेशन में तय होने वाले फासले की जो मिकदार है वो 4x है। और फर्ज करें कि वस्ती पोजीशन और इंतहाई पोजीशन के दरमियान फासला 4 मीटर का है, तो एक वाइब्रेशन में स्टूडेंट कितना वो तय करेगा, हम क्या करेंगे, इसको 4 से ज़रब कर देंगे और 4 से ज़रब देने के बाद आंसर आएगा 16 और यूनिट्स आएंगे मीटर। यानी कि एक चक्कर में उसने अपने डिस्प्लेसमेंट का 4 गुना फासला तय किया। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर आपसे कोई भी नंबर दे दिया जाए और आपसे ये सवाल पूछा जाए कि कुल तय करदा फासला निकालें, तो ये मुश्किल बात नहीं है। आपने सिर्फ 4 से उसे ज़रब देना है और जैसे ही आप 4 से ज़रब देंगे तो जवाब आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात भी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी, और साथ ही साथ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात ये भी आपको बड़े अच्छे से समझ आई होंगी। इस्तिलाहात इतनी डिटेल से समझाने का मकसद ये था कि अब कहीं भी ये इस्तिलाह इनमें से कोई भी इस्तेमाल हो तो आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं टाइम पीरियड बोल रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि सर किस हवाले से बात कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें बड़े अच्छे से समझ आई होंगी। अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात बयान कर सकें। साथ ही साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस्तेमाल होने वाली अहम इस्तिलाहात जैसा कि वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और साथ ही साथ आप एम्पलीट्यूड को भी समझ चुके हैं। मज़ीद आने वाले लेक्चर्स में हम अपने बकिया मौज़ूआत को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।